money is something commonly accepted as the medium of exchange. बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब पैसे के एग्जिस्टेंस में आने के पहले, बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, गुड्स वर exchanged for goods, and such system was called barter system of exchange और C2C इकोनॉमी. C2C इकोनॉमी में बेटा दोनों लोग कंज्यूमर होते हैं जो एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर ओन यूज़, यानी अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ों को लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. आखिरकार बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कौन सी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से एक नया सिस्टम दैट इज द मनी को इवॉल्व करना पड़ा, मनी को क्रिएट करना पड़ा. तो यहां पर ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम हिंदी में वस्तु विनिमय व्यवस्था भी कहते हैं, कि कमियां क्या थी. तो यहां पर अगर वस्तु विनिमय व्यवस्था की कमियों की बात की जाए तो सबसे पहली कमी तो यह थी लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड. जैसा कि मैंने बताया था कि एक ही समय पर दो लोगों को एक जैसी चीजों की आवश्यकता हो, ऐसा बहुत ही कम स्थितियों में संभव था. जैसा कि अगर तुम बाजार के अंदर अगर चावल लेके जाओ तो जरूरी नहीं कि तुम्हें जो चाहिए वो सामने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, और सामने वाले को चावल चाहिए लेकिन आपको जो वो रेंडर कर रहा है वो आपको नहीं चाहिए. उससे जो चाहिए आपको मिल रहा है लेकिन आप जो दे रहे हो वो उसे नहीं चाहिए. यानी कि अगर दोनों लोगों को एक दूसरे से अगर सेटिस्फैक्ट्री कमोडिटी रिसीव ना हो तो वहां पर ट्रेड डिस्करेज होता था, ट्रेड हो ही नहीं पाता था, जो कि इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करता था, ट्रेड को सीमित करता था और इवेंचुअली बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को प्रॉब्लमैटिक बनाता था, जिससे कि वो कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. तो सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. मतलब एक समय पर दो लोगों के द्वारा ऐसी वस्तुओं को एक्सचेंज करना एक रेयर केस था, एक रेयर केस था जिसमें दोनों की जरूरतें सेटिस्फाई हों. यानी इट वॉज ऑलमोस्ट वेरी मच इम्पॉसिबल टू एक्सचेंज गुड्स विच आर सेटिस्फैक्ट्री फॉर बोथ ऑफ द ट्रेडर. तो कई बारी लोग बेमन के ही ट्रेड करते थे, या कई बारी ट्रेड हो तो जाता था लेकिन उसका कोई पर्पस सर्व नहीं होता था. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जैसा कि मैंने बताया स्टोर ऑफ वैल्यू. क्या प्रॉब्लम थी बच्चों? स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तुओं के तौर पर
वैल्यू को स्टोर किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गुड्स आर intended to be corroded or that is called goods are intended to be destroyed with time। तो समय के साथ वस्तुएं खराब हो जाती हैं, उनको लंबे समय तक होल्ड नहीं किया जा सकता वस्तुओं के रूप में। किसके रूप में बच्चों? वस्तुओं के रूप में। तो यहां पर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप एक व्यापारी के तौर पे वस्तुओं को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे बच्चों? होल्ड नहीं कर सकते थे। तो पहली प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब एक ही समय पर दो लोगों को जो वस्तुएं चाहिए वो एक दूसरे के पास उपलब्ध होना लगभग ना के बराबर था। दूसरा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू को स्टोर कर पाने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। मतलब खुद सोचो, एक टमाटर का व्यापारी क्या 4 साल तक टमाटर को स्टोर कर सकता है? वो भी आज से हजारों साल पहले, जब कोल्ड स्टोर की कोई फैसिलिटी नहीं थी, ठंडे वातावरण में चीज़ों को रखने की सुविधाएं नहीं थी। अब जैसे अब मौसम चल रहा है, घर में अगर तुम खुले में सब्जी रख दो तो कल सुबह तक खराब हो जाती है। टमाटर 2-3 दिन में सड़ने लग जाता है, यहाँ तक कि आलू और प्याज तक इस मौसम में सड़ जाते हैं, बाकी सब्जियों की तो बात छोड़ो। तो इससे पता चलता है कि आप वस्तु के तौर पे लंबे समय तक वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए मनी को इवॉल्व होना जरूरी था, एक कॉमन कमोडिटी को आना जरूरी था। याद रखना, समय के साथ इंसान ने कोई भी नया इनोवेशन किया ना, तो उस इनोवेशन के पीछे कोई ना कोई कारण था, और वो कारण में से एक था इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करना। जैसा कि मनी ने सर्व किया, डबल कोइंसिडेंस ना होना, स्टोर ऑफ वैल्यू ना होना, फ्यूचर पेमेंट ना कर पाना, ये सब ऐसी प्रॉब्लम थी जिनको अवॉइड किया नहीं जा सकता था। हैंस वी नीडेड टू क्रिएट समथिंग दैट इज कॉल्ड द करेंसी, जिसको करेंसी कहा जा सके, मनी कहा जा सके। फिर आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सामान को वैल्यू करना बहुत मुश्किल काम था। जैसे इन द बार्टर सिस्टम देयर वाज एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट प्रॉपर वैल्यूएशन was not possible, that is cloth is measured in meter and the milk is measured in liter, hence both cannot be measured in a single unit, thereby complicated the process of exchange। तो यहाँ पर in the absence of money, commodities had no common unit of measure। इसके मेजरमेंट का कोई कॉमन यूनिट नहीं था। जैसे भाई कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, जबकि दूध को हम लीटर में नापते हैं। इसी तरीके से फल को हम किलो में नापते हैं। तो आखिरकार मीटर, लीटर और किलो में नापी जाने वाली चीज़ों को एक दूसरे के बदले कैसे एक्सचेंज करोगे? कैसे पता चलेगा कि कितने मीटर कपड़े के लिए कितने लीटर दूध आएगा, कितने लीटर दूध के बदले कितने किलोग्राम फल आएंगे, कितने किलोग्राम सब्जी आएगी, कितने किलोग्राम अनाज आएगा? तो यहाँ पर एक कॉमन वैल्यू ऐसी चाहिए थी जिससे आप हर एक चीज़ की कीमत लगा सको। तो यहाँ पर चाहे कपड़ा हो, चाहे दूध हो, चाहे फल हो, सब की कीमत करेंसी दैट इज मनी के द्वारा लगाई जा सकती थी। लेकिन बार्टर सिस्टम यानी C2C में यह मुश्किल काम था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सर्व करने के लिए तो मनी को डेवलप किया गया था। जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, शुरुआत में मनी बेटा एक मेटल के तौर पे आई, दैट इज़ द गोल्ड। आगे चल के वही मनी पेपर करेंसी में, अलॉय में, और आगे चल के प्लास्टिक करेंसी में और डिजिटल करेंसी में बदलती चली गई। लेकिन याद रखना, चाहे वो एक मेटल करेंसी हो, चाहे वो एक अलॉय करेंसी हो, चाहे वो एक पेपर करेंसी हो, चाहे वो एक प्लास्टिक करेंसी हो, चाहे वो एक डिजिटल करेंसी हो, जैसा कि आज के समय में हम यूज़ कर रहे हैं,
चाहे डिजिटल हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पेपर हो, चाहे एलॉय हो, चाहे मेटल हो, सारी की सारी करेंसीज हमारे लिए, सारी की सारी फॉर्म ऑफ मनी, चाहे मेटल मनी हो, एलॉय मनी हो, पेपर मनी हो, प्लास्टिक मनी हो, डिजिटल मनी हो, ये सभी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। भाई किसी सोनार को अपने लड़के की शादी करनी है और शादी के अंदर उसे टेंट बुक करवाना, तुम टेंट तो बुक करते नहीं, जो तुम्हें टेंट के बदले वो कुछ सोना दे देगा। तुम्हें भी अपनी लड़की की शादी करनी है, तुम सोना खरीदने के लिए गए। अब ऐसी स्थिति में सोनार और एक आम व्यक्ति के बीच में कैसे ट्रेड हो पाएगा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में? लेकिन पैसा सोनार भी जानता है और पैसा तुम भी जानते हो। तो मनी के बदले तुमने सोना ले लिया, उसके पास मनी आएगा, वो मनी से अपने लड़के की शादी के लिए टेंट बुक कर लेगा, गाड़ी ले लेगा, घर बनवा लेगा, जो भी उसको काम करना है वो पैसे से कर सकता है। तो पैसे ने ना ट्रेड के सारे मनी ने ट्रेड के सारे बैरियर्स को खत्म कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया। और सच मायनों में जो चीजें ट्रेड को ना एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, रोक रही थी, उन सभी बाधाओं को एक झटके में हटा दिया, जिससे ट्रेड ना सिर्फ एक देश के भीतर बल्कि दुनिया भर में लगातार इवॉल्व करता चला गया। तो ट्रेड ना एक तरीके से बूम किया आफ्टर द क्रिएशन ऑफ मनी, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ मनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो प्रॉब्लम है ना बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के, वही फीचर है मनी के। तो अगर तुम्हें याद करना है व्हाट इज द फीचर ऑफ मनी, तो बोलोगे द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज द फीचर ऑफ मनी। भाई प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, तभी मनी आया, और मनी जब आया तो बार्टर सिस्टम से होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व कर दिया, तो वही उसके फीचर बन गया। क्या बन गया बच्चों? फीचर। तो मनी क्या है बच्चों? मनी इज समथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या बोला मैंने? मनी इज समथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी इज समथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और बिफोर द क्रिएशन ऑफ मनी, बिफोर द क्रिएशन ऑफ मनी, people were exchanging goods and services in return of goods and services, and such a system was known as the barter system of exchange। इस प्रकार की व्यवस्था को barter system of exchange कहा जाता था। अब ये जो barter system of exchange था, it was also known as C2C economy। क्यों? क्योंकि ना तो कोई प्रोड्यूसर था और ना ही कोई कंज्यूमर। भाई प्रोड्यूसर ही कंज्यूमर था, कंज्यूमर ही प्रोड्यूसर था। भाई मुर्गी पालने वाला अंडा लेकर गया, गेहूं उगाने वाला गेहूं उगा कर गया। अब उनके बीच में अगर अंडे के बदले गेहूं का व्यापार हुआ, तो मुर्गी से भाई मुर्गी पालने वाला भी प्रोड्यूसर है और वही कंज्यूमर, और गेहूं उगाने वाला प्रोड्यूसर वही खरीद के ले जाएगा तो वही कंज्यूमर। तो इसीलिए इसको C2C इकोनॉमी कहा जाता था। क्या कहते थे बच्चों? C2C इकोनॉमी। आखिरकार C2C इकोनॉमी या बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एक समय पर आके मनी को क्रिएट करना वाइटल हो गया, जरूरी हो गया? विदाउट मनी काम नहीं चल पाएगा। तो बेटा यहां पर ना कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम थी जो कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में सर्व नहीं हो सकती थी, सॉल्व नहीं हो सकती थी। और ये 3 प्रॉब्लम ध्यान देना है, तो 5 लेकिन 3 प्रॉब्लम पर ध्यान देना। पहला, यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होता था, यानी दो लोग एक साथ बाजार में मौजूद हैं, दोनों व्यापार करने के उद्देश्य से हैं, लेकिन दोनों के पास वो चीज नहीं जो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उनके बीच में ट्रेड नहीं हो पाता था। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी बच्चों? ये ना स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं कर पाते थे। मतलब आज अगर मेरी मुर्गी ने अंडा दिया और मैं ये सोचूं कि 2 महीने बाद जब मेरे घर में शादी पड़ेगी तब मैं इस अंडे की कीमत को यूज करूंगा, अरे भाई 2 महीने में चूजा निकल जाएगा, और चूजा तो बिकेगा भी नहीं, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, फिर उसको बड़ा होगा, मुर्गी बनेगा या मुर्गा बनेगा, तब काम में आएगा। और गेहूं वाला ये सोचने लग जाए कि जी 1 साल बाद घर में शादी पड़ेगी, 1 साल में या तो तुम खा के खत्म कर दोगे, या तो वो सड़ जाएगा, बरसात में अगर ठीक से रखा नहीं तो नीचे से सीलन आ जाएगी, ऊपर से सीलन आएगी, फफूंद लग जाएगा उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड द फंगी, खत्म, खराब। तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मनी को स्टोर कर सकते हो। अगर मेरे पास गोल्ड पड़ा, आई कैन स्टोर फॉर द जनरेशंस, मैं कई पीढ़ियों तक उसको स्टोर कर सकता हूं। समझे कि नहीं? आज से 1000 साल पहले भी अपने घर के नीचे कोई सोना खोद के गाड़ के चला जाए ना, और आज भी घर वालों को मिल जाए, तो जनरेशंस की किस्मत सुधर जाती है। तो उसको आप स्टोर कर सकते हो। और तीसरी प्रॉब्लम जो मनी सर्व करता है वो क्या है? तीसरी बहुत मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कॉमन, क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू। भाई लोहार के लिए लोहा, सोनार के लिए सोना। क्या बोला मैंने? लोहार के लिए लोहा और सोनार के लिए सोना, दोनों के लिए कीमती है। सोनार अपने सोने की कीमत लगाएगा, लोहार अपने लोहे की कीमत लगाएगा। लोहार कहेगा कि मुझे 1 किलो लोहे के बदले 1 किलो सोना चाहिए। सोनार क्या पागल वागल है क्या? 1 किलो सोना कीमत भी जानता है, तो बोले हाँ बता क्या कीमत है। अब कैसे बताए वो क्या कीमत है?
तो कोई ऐसी कॉमन मेजर तो होना चाहिए, कोई ऐसा तराजू होना चाहिए जिससे लोहे की भी कीमत लगाई जा सके और सोने की भी कीमत लगाई जा सके, और वो काम सर्व करता है मनी। मनी ने कह दिया कि 1 किलो सोना 1 करोड़ का है, जबकि वहीं 1 किलो लोहा मात्र 70 रुपए का है। तो लोहार को पता चलेगा कि लोहे की क्या कीमत है और सोने की क्या कीमत है। तो ये मेजर करता है वैल्यू को। क्या करता है बच्चों? मेजर करता है वैल्यू को। समझ में आ गया? तो जो प्रॉब्लम्स है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, वही फीचर्स है मनी की। मनी इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और एक और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मनी, दैट इज अ प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट और द फ्यूचर पेमेंट। अगर मैं कल की या भविष्य की पेमेंट्स की बात करूं तो उसका कोई प्रोविजन नहीं है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। कैसे पेमेंट करोगे भाई? क्या तुम आटा, गेहूं, चावल या सब्जियों में किसी को वादा कर सकते हो कि कल तुम कितना दोगे? नहीं हो सकता ये चीज। लेकिन मनी में ये क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, दैट हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू पे यू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय बाद में कितना पैसा तुमको चुकाने वाला हूं, ये तय किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी फ्यूचर पेमेंट्स को आसान बना देता है। किसको बच्चों? फ्यूचर पेमेंट्स को आसान बना देता है। अब इसके बाद हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कैसे बना? तो मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में फॉर द फर्स्ट टाइम टू एनरिच द ट्रेड, टू एक्सपेंड द ट्रेड, द रूलर्स, द एम्पीरियर्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द कॉमनली एक्सेप्टेड गोल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई गोल्ड ऐसी चीज थी, गोल्ड की चमकना सबकी आंखों में चमकती है। सोने को कोई नहीं ऐसा व्यक्ति जो पहचानता ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो। सोना सबकी आंखों में चमकता है और सोने को सब एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए गोल्ड को इनिशियली इशू किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आप दूर दराज के देशों के साथ भी ट्रेड कर सकते थे अगर आपके पास गोल्ड कॉइन था। आज से हजारों साल पहले भी अगर आप यूरोप चले जाते और रोम के किसी बाजार में घूमने के दौरान तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ जाती और वो चीज़ तुम्हें खरीदनी होती और तुम उसकी कीमत अगर सोने में या चांदी में चुकाने की कोशिश करते तो सामने वाला मना नहीं करता, क्योंकि उसे भी सोने के बारे में पता है और तुम्हें भी सोने के बारे में पता है। समझे कि नहीं? लेकिन इतना सोना नहीं था कि पूरी दुनिया के अंदर सारी करेंसी सोने में ही इशू हो सके। तो आगे चल के बेटा सिल्वर के बाद क्या बोलते हैं, डिफरेंट एलॉयस। एलॉयस क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग धातुओं के मिक्सचर से क्या बोलते हैं, कॉइन बनाए गए। अब ये जो कॉइन्स थे ये लंबे समय तक नहीं चले, क्योंकि फिर उसके बाद आ गई पेपर करेंसी, ब्रिटिश राज, और उसके पहले चाइना में भी इशू किया गया था। और फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक करेंसी एंड द डिजिटल करेंसी। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। किसके बारे में? मनी पढ़ लिया, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ने के बाद हमने प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ा, और जो प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की वही फीचर है मनी का। क्या बच्चों? फीचर है मनी का। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ मनी। ध्यान दो बच्चों, मनी को बेसिकली 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला फिएट मनी, दूसरा है फ्यूडिशरी मनी। क्या बच्चों? फ्यूडिशरी मनी। इस महीने फ्यूडिशरी, दैट इज द टोकन मनी। फिर आता है फ्यूडिशरी मनी, फिर आता है तुम्हारा फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, और चौथा क्रेडिट मनी। तो मनी 4 प्रकार की होती है बच्चों, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी,
fiat money, fiduciary money, full bodied money and the credit money. ठीक है, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी. बहुत आसान है, एक एक लाइन की डेफिनेशंस यहीं भी लिख दूं. मनी इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज RBI, is called fiat money. That is notes and coins. ये लीगल प्रोस्पेक्टिव से बता दिया. सरकार जो पैसे इशू करवाती है, सरकार जो पैसे रिलीज करवाती है, गवर्नमेंट ने अलग अलग अथॉरिटी के माध्यम से, जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक RBI पैसा छापता है और सिक्के छापती है फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो गवर्नमेंट की इजाजत से बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो करेंसी मार्केट में उतारी जाती है, जो सरकार के द्वारा बैक्ड है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है, इस तरह की मनी को क्या बोला जाता है बच्चों? फिएट मनी. क्या बोलेंगे? देखो ना डेफिनेशन में क्या लिखा है. मनी इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज RBI, इज कॉल्ड द फिएट मनी. वहीं फिड्यूसरी मनी क्या होती है? मनी दैट इज एक्सेप्टेड by mutual trust and belief is called fiduciary money. तो ऐसा पैसा जो भरोसे के दम पर इशू किया और एक्सेप्ट किया जाता है. मतलब सरकार का कोई प्रावधान नहीं है, सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी कि कल को अगर इसके बदले तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिली तो तुम क्या करोगे, भाई मर जाओ. गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है इसमें, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है. जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक में कुछ हद तक गवर्नमेंट काम करती है, नियम है, लेकिन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और उसके साथ साथ में क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स. क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे बेटा मनी है. तुम्हें पता है दुबई की 80% इकोनॉमी रन करती है सिर्फ चेक के ऊपर. वहाँ पर ना तो डिजिटल पेमेंट्स होती है, ना ही वहाँ पर कैश पेमेंट होती है. वहाँ पर लोग चेक काट के दे देते हैं और करोड़ों की चीज़ें खरीद लेते हैं. और जो इंसान चेक रिसीव करता है वो चेक किसी और को दे देता है, वो चेक किसी और को दे देता है, वो चेक किसी और को दे देता है. और चेक ही मार्केट के अंदर रेगुलरली सर्कुलेट होते रहते हैं, रेदर देन मनी, रेदर देन. और इस तरीके से वो जो चेक है, मैं अगर तुमसे चेक एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मुझे भरोसा है कि मुझे उस चेक के बदले तुम पैसा दे दोगे, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा. नहीं तो बोलूंगा नहीं नहीं भाई साहब, मेरे को आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए या तो मुझे कैश में पेमेंट दीजिए, मुझे चेक में पेमेंट नहीं चाहिए. तो इस तरह की पेमेंट को क्या बोला जाता है? इस तरह की मनी को क्या बोला जाता है? जो बिलीफ पर, जो म्यूचुअल ट्रस्ट पर, जो भरोसे पर चलता है, उसे बोलते हैं फिड्यूसरी मनी. क्या बोलते हैं बच्चों? फिड्यूसरी मनी. फिएट मनी हो गया, फिड्यूसरी मनी हो गया. आगे करूं बच्चों? अब अगला है तुम्हारा फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी. देखो बच्चों, फुल बॉडीड मनी व्हेन द मेटल वैल्यू इज इक्वल्स टू इट्स, या when the commodity value, when the commodity value is equals to its actual value, such money
इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। जैसे बच्चों 1 रुपए का जो सिक्का है तुमने देखा समय के साथ छोटा होता चला गया। पहले सिक्का थोड़ा भारी सा था, फिर छोटा छोटा, अब तो इतना छोटा हो गया कि 98 का सिक्का भी ऐसा नहीं आया करता था, बिल्कुल छोटा हो गया। कभी तुमने सोचा क्यों छोटा हो गया? क्योंकि 1 रुपए का सिक्का अपनी मेटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब 1 रुपए में पहले ज़्यादा मेटल खरीद सकते थे, इसीलिए 1 रुपए का सिक्का भारी था। अब 1 रुपए की वैल्यू गिर चुकी है इन्फ्लेशन के कारण, जिसे महंगाई कहते हैं, और आज 1 रुपए में कम मेटल खरीद सकते हो, इसीलिए उसका सिक्का पतला और कंपैरेटिवली छोटा दिखाई देता है। तो आप 1 रुपए के सिक्के को अगर बाजार में ले जाके चलाओगे तब भी 1 रुपए की वैल्यू मिलेगी। अगर 1 रुपए के सिक्कों को इकट्ठा करके पिघला कर उसका मेटल बेचने के लिए जाओगे तब भी आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। मतलब जो उसकी मेटल वैल्यू है वही उसकी कमोडिटी वैल्यू होती है। 1 रुपए के सिक्के नकली छापने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो उसकी मेटल वैल्यू है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है। इसी तरीके से 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, ये सारे कॉइन तुम्हारी मेटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है? व्हेन कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज हायर देन, when commodity, when actual value of the money is higher than its commodity value. Such money is called credit money. इस प्रकार के मनी को क्या बोला जाता है बच्चों? क्रेडिट मनी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, 100 रुपए का नोट हो, 500 का नोट हो, 50 का नोट हो, या किसी भी प्रकार का नोट हो, उसको छापने में जो लागत आती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो जब कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा उसकी एक्चुअल वैल्यू हो तो इस तरह की वैल्यू को क्या बोला जाता है? क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेडिट मनी। तो वो मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाए, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाए, उसे बोलते हैं फिएट मनी। वो मनी जो म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलीव के कारण लोग एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिड्यूसरी मनी। वो मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड द फुल बॉडीड मनी। लेकिन वो मनी जिसकी एक्चुअल वैल्यू इज मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू, मतलब कागज की क्या ही वैल्यू होगी भाई, 100 रुपए के नोट की क्या ही वैल्यू है, लेकिन फिर भी वैल्यू है क्योंकि उस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 100 रुपए चुकाने का वादा करता है। तो वो जो गवर्नमेंट का प्रॉमिस है ना, हम उस प्रॉमिस के तौर पर उसे प्रॉमिसरी नोट मानते हैं, और नोट के तौर पे गवर्नमेंट भरोसा करके हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसीलिए उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेडिट मनी। समझ में आया? 500 रुपए के नोट पे अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो तुम आरबीआई के पास जाके 500 की नोट की वैल्यू का किसी और देश की करेंसी ले सकते हो, या तो तुम उतनी ही कीमत का गोल्ड ले सकते हो। वो गोल्ड से और फॉरेन करेंसी से बैक्ड होती है। सच मनी इज बैक्ड बाय फॉरेन करेंसी, रिजर्व्स एंड गोल्ड। और भारत इस चीज़ में बहुत सही है, हमारे पास लगभग 700 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स हैं और 825 टन प्लस हमारे पास गोल्ड मौजूद है। टन। तो कल को अगर इस देश की जनता को अपनी ही करेंसी पे भरोसा ना हो तो सरकार सारी करेंसी वापस लेने को तैयार होगी। आपको जिस भी देश की करेंसी चाहिए, आपको सोना चाहिए, आप ले सकते हो, लेकिन अननेसेसरी तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो माना जाएगा कि देश के अंदर तुम अराजकता फैला रहे हो, लोगों के बीच में डिसबिलीफ फैला रहे हो। हाँ, विदेश जा रहे हो, आपको सच में ज़रूरत है विदेशी करेंसी की, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट आपसे देश की करेंसी लेकर उस देश की करेंसी दे देगी जिस देश में आप जाना चाहते हो। समझ में आया? गवर्नमेंट डू नॉट से नो फॉर एक्सेप्टिंग इट्स ओन करेंसी। इवन मार्केट में जब ज़्यादा ही भारत की करेंसी हो जाती है ना,
तो उससे भारत की करेंसी की वैल्यू गिरने लग जाती है और गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी देकर इंडियन करेंसी को बाय बैक कर लेती है ताकि इंडियन करेंसी की वैल्यू को स्टेबल किया जा सके। क्या किया जा सके? इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं बच्चों? परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द स्टेबलाइजिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी और द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी।